साथियों, पिछले 2-3 दिनों से देश में दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की राजनीतिक सामाजिक हालतों की ओर भी इशारा करते हैं। इसलिए मैंने उन पर सोचा कि उन पर कुछ बोलना चाहिए। आज के दौर में, आज के समाज में जिस तरह की परिवेश देश और दुनिया के अंदर बन रहा है, कमज़ोर की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को, वंचित की आवाज़ को साथ खड़ा होना, उनके प्रति हमदर्दी बरतना, उनके साथ न्याय है उनके द्वारा उठाई की अपने ऊपर किए जाए जुल्म की और सबका ध्यान आकर्षित करना। आज जैसे लगता है अब इस देश में गरीब की, कमज़ोर की बहुत कम लोगों को परवाह है। दो घटनाक्रम है और दोनों का संबंध देश के अंदर जो गरीब है, कमज़ोर है, वंचित हैं, सामाजिक रूप से जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उन दोनों की ओर इशारा करती है। एक तरफ देश की राजधानी में हमारी बेटियां, जिन्होंने इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण ताकत, अपना संपूर्ण शक्ति, अपनी संपूर्ण प्रतिभा को अर्पित कर दिया था। जब उनको ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल में, एशियन खेलों में पदक मिले, भारतीय झंडे को सलामी हुई, देश ने उनको सराखों में लिया। एक बहुत छोटे राज्य, पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश से आई हुई बेटियों ने देश को मान और सम्मान दिया है। सरकार का भी नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों का सम्मान हम सब का नैतिक दायित्व है। और दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बाहुबली को रियायत देने के लिए जेल मैनुअल में जो संशोधन किया गया, जिसके द्वारा जो पुरानी व्यवस्था थी कि सरकारी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अधिकारियों की जो हत्या करेगा, उनको किसी भी तरह की छूट, वो हीनियस क्राइम की श्रेणी में रहेगा और उनको सज़ा में छूट की किसी प्रावधान की अनुमति नहीं होगी। और इस वजह से बहुत से बाहुबली लोग जेलों में बंद थे। आज लगता है कि कमज़ोर की आवाज़ देश में कम सुनी जा रही है। बाहुबलियों के आगे हमारा राजतंत्र पूरी तरह सड़ागत है। यहाँ भी दो बाहुबली हैं, दोनों तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं। पिछले 3-4 महीने पहले देश के लिए पदक बटोरने वाली, जिनको हम सब हाथों हाथ लिया था, हरियाणा से हमारी बेटियों ने देश में भारत का नाम किया था। उन्होंने एक जंतर मंतर पर बैठ करके किस तरह से कुश्ती संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, रूलिंग पार्टी के सांसद भी हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था। धरने में बैठे, आंदोलन किया, बहुत मुश्किल के बाद सरकारों ने उनसे कुछ समझौता किया और उस समझौते के अनुसार एक कमेटी बनाई गई जो 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी। अब उसके बाद कार्रवाई होगी। 4 हफ्ते तो क्या, यहाँ 3 महीने बीत गए। जब कुछ नहीं हुआ तो हमारी वो बेटियाँ फिर देश की
राजधानी का जो जंतर मंतर है, जहाँ देश के कोने कोने से लोग जिनके प्रति अन्याय हुआ, दमन हुआ, शोषण हुआ है, देश के साथ अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, देश के प्रति अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए वहाँ बैठ करके धरना दे करके देश और मीडिया का ध्यान आकर्षित अपनी ओर करते हैं। एक बार फिर हमारी बेटियों ने पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने यही सवाल किया कि 4 हफ्तों की जो समय सीमा थी वो पूरी हो गई, 3 महीने से ऊपर हो गया, ना रिपोर्ट का कोई अता पता है। और वो 7 लड़कियां जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का यौन उत्पीड़न का मामला था, वो थक हार करके दिल्ली पुलिस के वहाँ अपनी रिपोर्ट लिखाने गई, उनकी रिपोर्ट नहीं ली। देश के सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में वो लोग गए, देश के चीफ जस्टिस ने भी, उच्चतम न्यायालय ने भी टिप्पणी की कि मामला बहुत संगीन है। सवाल क्या गलत है क्या सही है इसका सवाल नहीं है, सवाल बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों पर आखिर दिल्ली पुलिस ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, और इसलिए दिल्ली पुलिस से भी, भारत सरकार से भी कोर्ट ने कहा कि आप अपना पक्ष रखें। सवाल बड़ा अजीब सा है। एक हमारी रेसलर पहलवान कह भी रही थी कि वो दिल्ली पुलिस देश के बड़े नेता राहुल गांधी जी के घर पहुंच गई जब उन्होंने श्रीनगर में उन महिलाओं के दर्द को उठाया जिनके साथ किसी न तरह की उत्पीड़न हुआ, हिंसा के शिकार भी हैं, उसमें यौन हिंसा भी शामिल हो सकती है। देश के बड़े नेता उनके बीच में आ रहे थे। पुलिस 2-3 महीने बाद अचानक उनके पास चलेगी कि बताइए कौन है, और उसी दिल्ली पुलिस के पास हमारी 7 बेटियां बाकायदा अपनी रिपोर्ट लिखाने गई और उनकी रिपोर्ट लिखने से ही दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। आखिर किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया? हम क्या इस समाज को, देश और दुनिया को संदेश देना चाहते हैं जो कहते हैं कि भारत में महिलाओं का, नारियों का सम्मान होता है, जो सरकार तमाम तरह से भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े दावा करती है? आखिर वो एक बाहुबली कथित सांसद के आगे इतनी नतमस्तक क्यों है कि उस पूरे मामले की जांच कराने के लिए अपने पुलिस को नहीं कह सकती है? ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है। और हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी बेटियां जो सार्वजनिक जीवन में आना चाहती है, अपना स्थान बनाना चाहती है, देश का नाम प्रदर्शन करती है, उन बच्चों का हौसला टूटेगा नहीं कि जब वो सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे, अपने प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति, हिंसा के प्रति कहेंगे, जो उनको सिर्फ वस्तु समझते हैं, कमोडिटी समझते हैं, उस मानसिकता के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और तब राज्य का सरकारी तंत्र, चाहे सरकार में बैठे हुए राजनीतिक नेतृत्व हो या जो प्रशासनिक तंत्र है, उनके प्रति एक बेरुखा रुख अपना करके उन्हीं को ही दोषी मानने के लिए मजबूर कर देगा। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ एक जिलाधिकारी जिसके बारे में सब कहते हैं कृष्णैया, ईमानदार जिलाधिकारी था, एक मजदूर का बेटा था, वंचित वर्ग, दलित वर्ग से आया था, आईएएस की परीक्षा के बाद बिहार में तैनाती हुई, बिहार के अंदर गोपालगंज का जिलाधिकारी था। उसकी एक भीड़ तंत्र के द्वारा, जो एक किसी माफिया के ही हत्या के खिलाफ गुस्साए हुए थे, उन्होंने जिलाधिकारी की उस भीड़ ने नृशंस हत्या कर दी। वो कहते भी रहे
कि मेरा इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। मैं उस ज़िले का जिलाधिकारी नहीं हूँ, मैं दूसरे ज़िले का जिलाधिकारी हूँ। मीटिंग से लौट रहा हूँ, एक नहीं सुनी, और उस मामले में निचली कोर्ट ने फैसला दिया, बहुत से लोगों को सजा हुई। उसमें एक बाहुबली तथा के जनप्रतिनिधि को हत्या की साजिश में मृत्युदंड की भी सजा हुई, लेकिन ऊपरी न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, और आजीवन कारावास को बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी बहाल रखा। सवाल ये है कि एक ईमानदार अधिकारी ने, जिस पूरा हमारा जो राजनीतिक ढांचा है, जहाँ हम 3 तंत्र हैं, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, इस देश का राजनीतिक जो जनता से वादा करता है, उन सबको लागू करने का जो दायित्व है, वो इस देश की कार्यपालिका के जो मजबूत स्तंभ है, नौकरशाह है, उनके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। उनकी पत्नी का मैंने इंटरव्यू देख रहा था, पेमन अखबारों में छपा भी है, पोर्टे न्यूज़ में भी छपा है। हमारे साथ तब भी क्या कहते हैं, हमको जुल्म का शिकार हुआ, आज फिर हमारे साथ वही हो रहा है। आखिर क्यों नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री ने नियमों में आखिर संशोधन क्यों किया गया, जिसका लाभ उस बाहुबली सांसद के द्वारा ताता के जनप्रतिनिधि के द्वारा लिया जा रहा है? आखिर हमने प्रावधान इसीलिए किया था, और इसी नीतीश कुमार जी ने किया था कि जो हमारे अधिकारी हैं वो अपना काम बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के कर सकें। इसलिए उनको एहसास दिलाने के लिए कि सरकार उनके साथ है, उन्हें किसी तरह के दबाव में या डर के नहीं आना चाहिए। सरकार ने कहा, नियम भी बनाया जेल मैनुअल में, कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी को उसको ड्यूटी में रहते हुए हत्या किसी तरह के जुर्म उनके खिलाफ करेगा, उनको किसी भी आचरण के तहत जेल में जो हमारे मैदान में है कि कुछ आचरण के द्वारा उनको अच्छे आचरण के प्रावधान में छूट मिल सकती है, इसको हीनियस की क्राइम में रखा गया। वहाँ छूट की प्रावधान की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर बिहार की भी जो ब्यूरोक्रेसी ने ये प्रस्ताव बनाया होगा, मंत्रिमंडल के पास तो गया होगा, पॉलिटिकल प्रतिनिधि के पास तो गया होगा, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के नौकरशाहों के लिखे नोट पे ही प्रस्ताव तैयार हुआ गया होगा। क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक हमारा साथी जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, उसकी हत्या कर दी गई, और आज हम इस प्राविधान पर उसको छूट दे रहे हैं, जिसके माध्यम से एक बाहुबली छूट जाएगा? क्या उन्होंने सरकार को, मुख्यमंत्री को इस ओर इशारा नहीं किया? इसका असर पूरे ब्यूरोक्रेटिक तंत्र में क्या पड़ेगा? कृष्णा की पत्नी ने कहा, यह भयावह है। मैं एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंग्रेजी के एडिटोरियल में भी लिखा, उन्होंने भी कहा ये क्राइम है। आप जो क्रिमिनल है उनको क्या कहते ताकत दे रहे हैं? जो ईमानदारी से है, जो आपकी नीतियों को ठीक से लागू करते हैं, आप ही के द्वारा जो जनता से वादा किया था कि किसी भी तरह के भ्रष्ट तंत्र को, अपराध के लोगों को किसी भी तरह की प्रशय नहीं दी जाएगी। इस छूट के द्वारा जब वो बाहुबली बाहर आ गया होगा, आने वाला होगा, एक मैसेज चले जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, और बाद में आपका राजनीतिक नेतृत्व में आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके दखल होनी चाहिए, आपका प्रभाव होना चाहिए, गलत तरीका किसी भी तरीके से हो,
आप बड़ा सा बड़ा भी अपराध कर लेंगे, वहाँ से आप छूट के बाहर आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम ब्यूरोक्रेसी को क्या कह रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि बाहुबली तंत्र के आगे आप शरणागत रहिए। ईमानदारी की कोई मूल्य नहीं इस नेतृत्व में। तो ये जो दो सवाल खड़े हुए, एक तरफ हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं जो सार्वजनिक स्तर में अपना स्थान बनाने के लिए लड़ रही हैं, घरों से, गांवों से, परिवारों से बाहर निकल रही हैं, देश का मान और सम्मान कर रही हैं। उनके ऊपर यौन शोषण होने वाले आरोपों में अगर बाहुबली होता है तो सरकार नतमस्तक हो जाए, झुक जाती है। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। कोर्ट में भी कहा जा रहा है पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और एफआईआर का तो काम ही है। आप एफआईआर लिखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। मामला बनता है या नहीं बनता, ये पुलिस का अधिकार तंत्र है। मामला नहीं बनता तो आप फाइनल रिपोर्ट के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट ही नहीं लेंगे तो वो क्राइम हुआ था या नहीं हुआ था, वो सही है या गलत है, कहाँ से फैसला हो पाएगा। आपने तो पहले ही मान लिया है कि नहीं, इनके ये गलत हैं, और हमारा वो तथाकथित बाहुबली तंत्र का प्रतिनिधि सही है, उसी को हम बचाएंगे। और उसी तरह यहाँ पर भी वो भी एक बाहुबली तंत्र है, आपको जिताने में किसी को मदद दे सकता है, लेकिन ये दोनों घटनाएं हैं इस देश की ओर इशारा कर रही हैं कि गरीब होना, वंचित होना अभी भी इस देश में अभिशाप है। आप दलित वर्ग के हैं, आप आईएएस भी हैं, लेकिन हमारे उस प्रिविलेज अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं। आप ज़बरदस्ती हमारे इस प्रिविलेज में आ गए हैं। इसलिए बिहार के आईएएस एसोसिएशन ने भी इस सवाल पर खामोशी ढूंढ ली। मैं सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के उस प्रस्ताव को साथ हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने बिहार सरकार से और नीतीश जी से अनुरोध भी किया है कि उस पर पुनर्विचार करें। मैं देश के प्रधानमंत्री से भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप दे रहे हैं, और आप उस बेटियों के पक्ष में खड़ा होने की जगह आपका पूरा तंत्र, एक गंभीर आरोप हमारी बच्चियों ने लगाया है, उसकी तह में जाने के लिए वो सच्चाई क्या है बिना इंक्वायरी के, पुलिस इंक्वायरी के वो संभव नहीं है। अगर दोषी हैं को सज़ा मिलेगी, अगर नहीं है तो छूटेंगे, लेकिन आप इंक्वायरी नहीं करेंगे। दूसरी ओर आप अधिकारियों से कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ कानून को लागू कीजिए, और आप वहीं इस तरह का छूट दे करके अपराधियों को बाहर निकल के इजाज़त देंगे। ये क्या हो रहा है। बिल्किस बानो के मामले में रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, उनका अभिनंदन किया गया, और यहाँ पर एक आईएएस अधिकारी जो समाज के दलित वर्ग से था, एक मजदूर का बेटा था, सपने बुने थे, ईमानदारी से काम कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई, और आज दोबारा एक तरह से उन सपनों की भी हत्या करी गई। अगर आप कमज़ोर वर्ग से हैं, आप कहीं किसी भी उस ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, लेकिन आप हमारे इस विशेषाधिकार क्लब में अनावश्यक रूप से घुस के आ गए हैं, इसलिए आपके साथ हम किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं करेंगे। इस देश के ब्यूरोक्रेसी को भी, इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को भी तंत्र को समझना पड़ेगा। यही जो नौकरशाही है, यही आपका सबसे बड़ा स्तंभ है आप जनता के पक्ष में जो नीतियाँ बंधे लागू करने के लिए। अगर इस तंत्र के बैठे अधिकारियों के अंदर आप ये मैसेज देंगे कि हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे बाहुबलियों से, तो इस देश में लोकतंत्र नाम की जो संस्था हम बन रही है, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, बाबा साहब ने एक इंस्टीट्यूशन खड़े थे, उसके नष्ट करने में, उसकी हत्या करने में सरकारें भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ
कि ऐसे मामलों में जो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना जुड़े हों, हमको आगे चलना है। हमारे प्रदेश में अंकिता की हत्या कर दी गई, वो भी सार्वजनिक स्थान में अपने लिए स्थान बनाना चाह रही थी। अब उसके भी सपने थे। उस वीआईपी के नाम को आज भी हमारे राज्य की सरकार ने नहीं बताया कौन है, ना राज्य की इच्छा है। तो ये जो इच्छाएं हैं राज्यों की मर रही हैं, कमज़ोर के पक्ष को के साथ न्याय के साथ खड़े होने में, इसके खिलाफ तो इस देश की जनता को ही आगे आना चाहिए। ये मेरी बात थी। मुझे लगा कि इसमें मुझे कुछ कहना चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल आप सबके सामने रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।